नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर जयपुर से है। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद जारी है। पहले सत्र का, विधानसभा के पहले सत्र का आज आखिरी दिन है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया सरकार की खामियां गिना रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीएम गहलोत अभिभाषण की बहस पर जवाब देंगे। जन घोषणा पत्र में इनको किसी ने सौगंध नहीं दिलाए कि ये डाले कि सभी प्रकार के कर्जे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माफ़ हो जाएगा। अब ये गिनती पहाड़े की भी उन्होंने की, हमने तो नहीं की। इसका मतलब उनको ये तो पता था कर्जा है कितना। अगर उनको यही पता नहीं था कि कर्जा है कितना तो 10 दिन में माफ़ क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि जनता को सीधा धोखा देने की कोशिश की। माफ़ वाफ कुछ होना नहीं है, केवल तुरंत फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये शॉर्टकट ढूंढा और उस शॉर्टकट में स्वयं उलझ करके फंस रहे हैं। विधानसभा में हमने उस स्थगन के माध्यम से उठाया, कोई जवाब नहीं आया। आज फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से विषय आ गया और उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं, केवल हमने आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अब बीजेपी नाटक कर रही है। नाटक करके किसानों की वफादार बनना चाहती है। जब आपके पास सरकार थी 1 महीने पहले तक आप किसानों के कर्जे माफ कर देते, आपने किए नहीं, इसलिए किसानों के कर्जे माफी को घुमाना चाहते हैं। कर्जे माफ हो गए हैं, किसान को रिलीफ मिला है, मिलता रहेगा, सब काम हो रहा है। अब ये चाहते हैं 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आप अपने पापों से इतने ज्यादा अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि अब इनके पास। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन चौधरी से। गोवर्धन, अब तक की बहस के हाइलाइट्स क्या रहे और कितनी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहस पर जवाब देंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने अपने पूर्ववर्ती जो बीजेपी सरकार है उसकी योजनाओं को गिनाया, तो साथ ही जो अभिभाषण में सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, जो सरकार पूर्ववर्ती सरकार की जो आलोचना की थी उसको लेकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभिभाषण पर जवाब देना शुरू कर दिया है। अभिभाषण पर जो बहस है उसके जवाब में मुख्यमंत्री अब बोलने के लिए खड़े हैं और वो ये सारे इश्यू जो पिछले 4 दिनों में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान जो उठाए गए उनका अभी जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने जवाब देना शुरू कर दिया है। ये अपडेट ताजा अपडेट है और जो बड़े मुद्दे हैं जो कटारिया ने उठाए हैं वो किसान कर्ज माफी को लेकर के, जो बीजेपी राज पर कांग्रेस आरोप लगाती थी कि केवल 2000 करोड़ का ही कर्ज माफ हुआ है। कटारिया ने दावा किया कि 9,500 करोड़ रुपया का प्रावधान उन्होंने किया है। फिलहाल मुख्यमंत्री का जवाब है वो शुरू हो चुका है। अब देखना होगा, सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि सवर्ण आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर मुख्यमंत्री आज क्या रुख स्पष्ट करते हैं, क्योंकि कल अध्यक्ष ने ये व्यवस्था दी थी कि मुख्यमंत्री जब रिप्लाई करें उस तक विपक्ष है वो इंतजार करें। तो सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उनका क्या रुख रहता है। तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको आप सुनिए गोवर्धन, और जैसे ही ये खत्म होता है उस पर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। इतना तो साफ है कि गुलाब चंद कटारिया ने सरकार की खामियां गिनाई हैं और ये भी हम साफ कर दें कि कायदे से ये मेल मिलाप का सत्र होता है, विधानसभा का जो पहला सत्र होता है। लेकिन चूंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के कुछ ही दिनों बाद लोकसभा चुनावों के समर में कूदना होता है, ऐसे में ये सत्र भी हंगामेदार ही हो जाता है और ठीक वैसा ही रहा पहले दिन से लेकर अगर अब तक जो कुछ भी विधानसभा में कार्यवाही के दौरान देखने को मिला है उसको देखें। पहले ही सत्र में वॉकआउट भी देखने को मिला है, पहले ही सत्र में वाद विवाद भी देखने को मिला है, नोकझोंक भी सुनने को मिली है, आरोप प्रत्यारोप भी जमकर चले हैं। बहरहाल जो राज्यपाल का अभिभाषण था जिसमें कई बातें थीं, युवाओं पर फोकस की, किसानों पर फोकस की, उन पर बहस हुई और अब ओवरऑल बहस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब दे रहे हैं। बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस जवाब में जो कुछ भी वो कहेंगे वो एक प्रकार से आने वाले दिनों में सरकार का रिपोर्ट कार्ड तय करेगी, क्योंकि उस दिशा में सरकार बढ़ेगी।
तो ये आरक्षण वाला जो मुद्दा अभी चल रहा है उस पर किस तरह का रुख है, और अन्य बातें जो विपक्ष में बैठी बीजेपी की ओर से उठाई गई है, अन्य चीज़ें, सभी जो राय अभिभाषण पर बहस के दौरान रखी गई, उनका लब्बुलुआब क्या है, उस पर वो जवाब दे रहे हैं। आइए सीधे शामिल होते हैं कार्यवाही में। तो किसने अभिभाषण लिखा? आपने लिखा था? आपने लिखा था? अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ भी हमारे माननीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, रघु शर्मा और सुभाष गर्ग जी ने मिलकर लिखा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये नहीं होता है कि आप बार बार अधिकारियों की बात करके, दीपक मोदी करके बात ऐसी बात फैलाते हैं जैसे कि ये अभिभाषण तो हमारे तो माननीय सदस्यों में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपका पूरा भाषण सारहीन था, उनमें कोई तत्व नहीं था। आपने पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री को, नाम तो नहीं लिया आपने, उनको और प्रधानमंत्री जी को दृष्टि में रख के भाषण दिया। 50 साल 11 बार बोले आप 50 साल। अरे 50 साल राज किया तब आप यहां बैठे हुए हो। 50 साल अगर देश एक अखंड नहीं रहता, आजादी में तुम्हें क्या था? जब मुल्क आजाद हुआ, मोदी जी बोलते 50 साल में कुछ नहीं हुआ, आप भी ये बात बोल लगे क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। आपका भाषण का सार अगर मैं ये कहूं, अगले लोकसभा चुनाव की दृष्टि में रखते हुए आपने दिया है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी बातें आपने उस वक्त में कही गई। मैं पूछना चाहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से, तमाम विपक्षी सदस्यों से कि जब मुल्क आजाद हुआ तो क्या हालात थे? एक सूबी बाढ़ आती थी, ये बिजली चमक रही है, हम बैठे हुए हैं, माई चल रहा है। आपको मालूम है कि लोग समझते नहीं कि बिजली होती क्या है। जिस मुल्क में हालात हो वो मुल्क आजाद हुआ, ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों की लाटें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों बंद रहे। पंडित नेहरू जैसे महान नेता, महापुरुष 10-12 साल तक जेलों बंद रहे थे। कई और लोग हैं, लंबी लिस्ट है, जिनको जानते नहीं है, जाने अनजाने में हजारों लोग थे। तब मुल्क आजाद हुआ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी के लोगों ने उंगली भी नहीं कटाई, उस वक्त उंगली भी नहीं कटाई है वो लोग। 50 साल में क्या किया? 50 साल में क्या किया? अरे 50 साल में लोकतंत्र जिंदा रखा है, पाकिस्तान की तरह सैनिकों का शासन नहीं होने दिया है। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज प्रधानमंत्री बन पाए नरेंद्र मोदी जी, वसुंधरा जी बन पाई मुख्यमंत्री, क्योंकि ये कांग्रेस की देन है। 50 साल के बाद में भी जब जनता ने फैसला किया हमारे खिलाफ में, एक सेकंड नहीं लगा इंदिरा गांधी ने मुरारी भाई जैसे की जगह सत्ता सौंप दी गई थी। इसलिए उनको तो बात करो जिनका सेक्रीफाइस है, त्याग है, बलिदान है, कुर्बानी है। खाली कहने से 50 साल में कुछ नहीं हुआ। ये माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, माननीय नेता आपके उपनेता के इशारे पे भैरव सिंह जी ने आपने एक ही बात सीखी है, इशारा करो, सब खड़े हो जाते हैं। अरे भैरव सिंह की बात और सीख लेते तो आप वहां नहीं बैठते, आज आप यहां बैठे होते। आपने कोई बात नहीं सीखी, सारी बात सीखी हल्ला करवाओ, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा आपने। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछली बार जनता ने बहुत भारी बहुमत दिया आपको। 2013 के अंदर ऐतिहासिक बहुमत दिया। मुझे 156 मिले थे 98 के अंदर, मुझसे ही ज्यादा मिले। और पता नहीं आप यार नया हुआ, आप तो यात्रा में निकल रहे थे, सूर्य यात्रा करने वाले थे। वसुंधरा जी एक धमकी में डूब गए, आप डूब गए, आपकी पार्टी डूब गई। अगर यात्रा निकाली कटारिया जी ने तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगी। मुझे आज भी कहते अफसोस है, मुझे पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया। मैं 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहा, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 6 बार एमपी रहा, 2 बार मैं एआईसीसी महामंत्री रहा, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुका था।
मेरी पार्टी में कोई फैसला करेगा हम यात्रा निकालें और मैं धमकी दूं, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। आपके नेता ने काम किया, आपकी पार्टी झुकी उनके आगे, आपको बदला गया, आपकी यात्रा रोकी गई और वो आके पद पे बैठे बीजेपी अध्यक्ष के रूप में। हुआ क्या? यात्रा निकली, मोदी जी का तूफान आया, उनकी सुनामी आई, हमें स्वीकार करना चाहिए। असत्य आधारित थी, ब्लैक में लेके आऊंगा विदेशों से, 1 रुपये लेके नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, कोई रोजगार पता नहीं। महंगाई कम कर देंगे, भूल गए महंगाई को। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, कम हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई, कम नहीं कर पाए। धोखा पूरे देश को मिला। परंतु मामला ऐसा बना कि एक बार तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी है मोदी जी का। पता नहीं ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो आकाश से तारे तोड़ के जमीन पे ले आएगा, ये माहौल बनाया। उसका फायदा मिला आपकी पार्टी को, 133 आ गए। कोई बात नहीं, हमने विथ ह्यूमिलिटी, आपको याद होगा, विथ ह्यूमिलिटी मैंने 10:30 बजे कह दिया मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। तो मानिए क्या भड़का रहे हो? सभा का हुआ था, हम 163 उठा गए थे यहाँ। मैंने हार स्वीकार करी, जो कहना चाहता हूं आपको, मैंने हार स्वीकार करी, विथ ह्यूमिलिटी करी। वसुंधरा जी को मैंने शुभकामनाएं दी, आप शासन करो कामयाबी के साथ में, हमारी शुभकामना आपके साथ में। क्या किया आपने? 5 साल बर्बाद किए, कुछ साथ नहीं दिया। 5 साल मुख्यमंत्री किसी से मिली नहीं, कोई सेक्रेटरी में रुकना तो सौगंध ले रखी उन लोगों ने। और तो किससे मिलती? जो मंत्रियों से नहीं मिल रही है, एमएलए से नहीं मिल रही है, तो जनता से कैसे मिलती है? एक आपका अधिकारी सीएमओ का डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर, लाइनें लगी मंत्रियों की, बेचारे मंत्री मिलने के लिए तड़प रहे हैं उससे, डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर से। कैसे राज आप करते? बनते ही आपका स्टेटमेंट आया था वसुंधरा जी पक्ष में कि ये तो अब सादगी के साथ में शासन करेंगी, लाल बत्ती में नहीं रुकेंगी, कॉमर्शियल फ्लाइट से जाएंगी, कार काम नहीं लेगी। आप पार्टी नकल की आप लोगों ने। नकल का क्या हुआ? भरतपुर आपका गया 15 मंत्रियों को लावाजमा, वही उनकी पोल खुल गई। कारें सरकारी छोड़ दी। कौन सी कार काम ली? मर्सिडीज, दुनिया की सबसे कीमती कार है, उस काम को कार लिया गया 5 साल। हवाई जहाज कॉमर्शियल फ्लाइट, उसकी वजह क्या किया? जो बड़े प्लेन होते हैं उनको हेलीकॉप्टर प्लेन को किराए पे लिए गए 5 साल तक, 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक नया हेलीकॉप्टर आया था आपका। कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। 5 साल में क्या उपलब्धि की बता रहे थे वही नेता पति, फिर अपने आंकड़े दे रहे थे। आंकड़े में भी दे सकता हूं, पर तुम्हें कहना चाहूंगा जिस प्रकार का शासन हुआ है, जनता में व्यक्तिगत आक्रोश क्यों पैदा हुआ उनके प्रति? कोई मुख्यमंत्री मिले नहीं, किसी से दुख दर्द सुने नहीं, तो लोग कहां जाएंगे सुनने के लिए? आपको भेज दिया सबको बीजेपी दफ्तर के अंदर कि आप जनसुनवाई करो। अरे दफ्तर में जनसुनवाई होती है, मंत्रियों के घरों में जनसुनवाई होती है। कितनी बार लाठीचार्ज वहां पर होगा? कितनी बार मंत्रियों ने बहाने बनाए गए दौरे करने के लिए? जो हालात है आपके सामने है। तो आज जिस प्रकार से बजरी माफिया पनपा, कोई बोलने वाला नहीं था, सबके मुंह में ताले लगे हुए थे। शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली, पर मंद इकट्ठा हो रहा था, पैसा कहां जा रहा था? इलीगल माइनिंग हो रही थी बजरी की, कहां पैसा जा रहा था? ऊपर तक पैसा पहुंच रहा था। सस्ता के तरीके से जनता को लूटा गया, गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा था। शराब के अंदर पैसा अधिक देना पड़ता था, पैसा कलेक्शन होता था। इस रूप में आपने 5 साल जो शासन किया है, जो वित्तीय कुप्रबंधन किया है, चिकित्सकों की हड़ताल हुई तो सबको मालूम है क्या हुआ। आपकी तो माननीय एमएलए कीर्ति कुमार जी, उनकी जिंदगी चली गई लापरवाही से। वो तो माननीय विधायक थी, और लोगों का क्या कहें। किस प्रकार से आपने भामाशाह कार्ड, अरे एक योजना चल रही थी फ्री मेडिसिन की, जिसकी तारीफ WTO कर रहा है,
मोदी जी भेज रहे हैं अपनी टीम को, हमारे अधिकारी को बुला रहे हैं गुजरात के अंदर। 10-12 राज्यों के लोगों ने आके स्टडी किया। आप उस स्कीम को 600 दवाई हम दे देते, आप 1000 कर देते। पेंशन हमने दी तो आप थोड़ी पेंशन बढ़ा देते, आपकी वाहवाही हो जाती। उस योजना की हमारे वक्त की थी, कैसे उसको बंद करें, कमजोर करें, बाबा साहब योजना लेके आ गए आप लोग। बाबा साहब कार्ड बनने जरूरत थी क्या? मुख्यमंत्री फोटो लगाना जरूरी होता है क्या? सरकार बदलती रहती है, कल मैं मेरी फोटो लगा दूं, कल सरकार बदले क्या होगा? 400 करोड़ के मैंने सुना है, 400 करोड़ कम से कम खर्च किए गए बाबा साहब कार्ड पर। और हालात क्या रहे? हमारी योजना कमजोर रही। आज इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर लूट रहे हैं, मिली भगत से। किसका इलाज होना चाहिए, किसका इलाज नहीं होना चाहिए, कितना इलाज का खर्चा हुआ, 5,000 हुआ, 25,000 हुआ, 50 हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। ये हालात में स्कीम चल रही है। मैंने भी स्टडी करवाई थी इस स्कीम की, आंध्र प्रदेश के लिए पहले चल रही थी। हमने तय किया हमारी योजना ज्यादा अच्छी है, पर हमारी बात नहीं मानी गई और आप लोगों ने अपने हिसाब से काम को किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नाम काटे गए वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, निःसर्जन पेंशन में, कोई कारण नहीं था, क्योंकि हमारे वक्त में सर्वे करवाया हमने, उनके नाम काटने थे। आज जो उनकी स्थिति, हमने सरकार बनते ही उनकी पेंशन राशि बढ़ाई है। आप बढ़ा सकते थे, क्यों नहीं बढ़ाई आप लोगों ने? क्या उनकी तकलीफ होती है आपने कभी महसूस नहीं किया आपने? और आपका वार्षिक उत्सव की तो झड़ी लगी हुई थी। जैसे आप हर साल निकलता सरकारी खर्चे पे आपके वार्षिक उत्सव होते थे। क्या हिंदुस्तान में किसी भी सरकार में, कोई राज्य सरकार सरकारी धन के ऊपर अपना वार्षिक उत्सव न मनाती है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। पर क्योंकि मुझे याद है 2008 के अंदर आप लोगों ने पहली बार तमाशा किया था, यहां पर बीजेपी नाम से किया था, बीजेपी पार्टी किया था, हमें खुशी हो रही थी, कोई बात नहीं, अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा नहीं बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया गया उसको सरकारी प्रोग्राम करना, क्योंकि करोड़ों रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। तब से आपने लगातार इस योजना को बनाए रखा और ये 5 साल लगातार आप हर साल वार्षिक उत्सव मनाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं आपको। एग्री टैग के अलग उत्सव मनाए आप लोगों ने, कोई फायदा नहीं मिला। और तो और मुझे कहते हुए अफसोस है कि मैंने पहले ही कहा था कि राजस्थान रिसर्जेंट पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया। राजस्थान रिसर्जेंट में कितने लोग आएंगे? 3,38,000 करोड़ के निवेश के एमओयू हुए, 470। उस वक्त मैंने कहा था, माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको याद होगा, कि ये बड़े उद्योगपतियों का स्नेह मिल गया, कुछ नहीं है, उचित हो गया है। मेरे पास आंकड़े हैं कि खाली 470 में से खाली 68 जो है एमओयू इंप्लीमेंट हुए हैं 12,487 के। अब जवाब दीजिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 100 करोड़ 150 करोड़, कोई हिसाब नहीं उसका। और आपने एक तमाशा कर दिया राजस्थान का, तो उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। इस प्रकार का आप लोगों ने राज किया। आप इसलिए आज क्यों बैठे वहां पर? गायों को नहीं छोड़ा आपने। अरे गायों के अभी मेरे पास फिगर बता रहे थे किस प्रकार की हालत हुई है गायों की। कोई सोच सकता है हिंगोनिया गौशाला की गायों में, गायों के नाम पर राजनीति की गई थी। कोई जमाना था, कटार साहब को तो मालूम होगा, कि जब गाय माता को लेकर के देश में आंदोलन होते थे पार्लियामेंट के अंदर। अध्यक्ष महोदय आपको भी याद होगा, पार्लियामेंट के घेराव हुए थे, फायरिंग तक हुई थी। गौ माता के पूंछ पकड़ के बैतरनी पार करने की कोशिश की गई थी जनसंघ द्वारा, फेल हो गए। गाय को छोड़ दिया, बोल गए, फिर राम मंदिर लेके आ गए थे। पर मैं आंकड़े देख रहा था कि हिंगोनिया गौशाला खाली एक में 74,016 गाय मरी है। ये नगर निगम के आंकड़े हैं, 74,016 गाय मरी है 5 साल में। 2014 में 11,880, 15 में 12,915, 16 में 13,328, 17 में 11,905, 18 में 23,978। आप बताइए, इसमें तो आप सोच सकते हैं आप में क्या गुजर रही होगी, क्योंकि गाय माता के भक्त हम सभी हैं जो हिंदू हैं। पर कांग्रेस को आपने बता दिया, कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी,
कहा हुआ क्या राजनीति करते हैं देश के अंदर आप लोग, कमाल कर दिया। मोदी जी ने भी क्या उनका जवाब नहीं है बोलने का, बात करने का। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। अब समझ में आ गई जब हम जीते राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ये काऊ बेल्ट कहलाता है, काऊ बेल्ट। ये काऊ बेल्ट है, ये काऊ बेल्ट में जीते हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व के अंदर। आप सोच सकते हैं धीरे धीरे हिंदू समाज समझ गया है कि ये चुनाव आते ही राम मंदिर याद आता है इनको। अब वो आपकी बात मानने वाले नहीं है। टाइम आएगा सामने आपके, देखोगे आप किस प्रकार से टाइम पूरा हो रहा है 5 साल का। यह आपका हो गया, अब दिल्ली की बारी है, दिमाग में रखें आप लोग। हमें बैठे बैठे नहीं बोले प्लीज। आपने बहुत नेता महोदय, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ में, आपने अपनी सरकार को, आप होम मिनिस्टर थे, वहां तो आपकी कितनी चलती अलग बात है, तो आज आपने जो बचाव किया सरकार का, मैं आपको दाद देता हूं कि वास्तव में आपने दिल से बचाव किया है। 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी भी रही हो, तो आपने कमी नहीं रखी जिस रूप में आपने कहा है, ये मैं आपको दाद देता हूं। मैं एक एक वर्ड सुन रहा था किस प्रकार आप बोल रहे थे, परंतु आप मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर मेरे ख्याल आप ही होंगे, या यूनुस खान जी थे, ओ पहले राठौड़ साहब थे, क्या मैं भूल गया, राठौड़ साहब थे, वहां से भी यूनुस खान साहब हो गए थे। क्या ठाटे, क्या फैसले होते हैं। पर आप तो आप ही थे, क्योंकि आप गृह मंत्री भी थे, आपका औरत था, आपका पूरा सदन भी रेस्पेक्ट करता है, आपकी पानी विदाई तो करते ही करते हैं। आपका मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुंह पे ताले क्यों लग गए जब रिफाइनरी 4 साल बर्बाद कर दी आपकी सरकार ने। परवन नदी तो वहां आई हुई थी, झालावाड़ 12, हमारे पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, कोटा को फायदा मिलता, क्या कारण था 4 साल तक डिले कर दिया आपने प्रोजेक्ट को। मेट्रो जयपुर का द्वितीय फेज आना था, वो गायब हो गया। आदिवासी क्षेत्र में तो आप बहुत जाते रहते भी रहते हैं, आपको बड़ा लगाव भी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रतलाम से काम शुरू हो गया, 200 करोड़ में जमा करवा दिए, एग्रीमेंट हो गया रेलवे से, कहते हैं गायब, चर्चा ही नहीं उसकी। सरमथुरा, धौलपुर महल महारानी साहिब का, महारानी साहिबा का महल से नैरोगेज सरमथुरा, सरमथुरा से गंगापुर वाया करौली जिला जुड़ जाता। क्या कारण है? पत्र लिख के भेज दिया गया भारत सरकार को, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे महल को जरूरत नहीं होगी टूरिज्म के हिसाब से, बाकी जनता की जरूरत थी, करौली की जरूरत थी, गंगापुर को जरूरत थी, नया रास्ता खुल सकता था, कोई चर्चा ही नहीं करी। हम खुद गए वहां जाकर के, हमने वहां शिलान्यास किया। वो शिलान्यास के पत्र पता नहीं आपकी सरकार कहां ले गई, कहां छिपा दिया होगा पता नहीं। अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक जिला जुड़ जाता, चर्चा ही नहीं करी गई। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रयास से मीमो को शक्ति आई थी भीलवाड़ा के अंदर, उसका शिलान्यास हो गया, चर्चा ही नहीं। अब मैं मानता हूं सब काम होते भी नहीं है, पर यह कहां लिखा हुआ है कि सरकार बदलने के बाद में आप चर्चा ही नहीं करो प्रोजेक्ट की, प्रयास भी नहीं करो भारत सरकार से। सरकार तो आपकी बन गई थी, कड़ी से कड़ी जुड़ गई थी, राजस्थान से पूरी दिल्ली की, कोई प्रयास नहीं किए गए। मेरी शिकायत ये है, ये मैंने कहता हूं ये सब काम हो जाते, प्रयास क्यों नहीं किए गए, ये मैं पूछना चाहता हूं आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि इस प्रकार से जो शासन किया गया किसी को छोड़े नहीं गया। अरे डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, उनकी जयंती मना रहे, आपके प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनके गांव में, विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया, कोई कारण नहीं। हरदीप जोशी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 2 बार 3 बार, उनके नाम का विश्वविद्यालय था, पत्रकारिता का वो खुद पत्रकार थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज मां गंगा चतुर्थी यूनिवर्सिटी चल रही है, 25-30 साल हो गए, उसका अपना एक नाम है देश के अंदर, क्या हमारा नाम भी नहीं हो सकता था 15-20 साल बाद में? आप मान्य बैठे, हम क्यों कह रहे पूछना चाहते हैं, दे देते हैं जवाब, मान्य जवाब बंद किया हमने। मान्य सदस्य थोड़ा देरी भी रखे, बैठने की आदत डाले, हर बात हो देर रखे। आप मान्य सदस्य, आप सीनियर लीडर है, नहीं कारण बताएं, मालूम पड़े क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था।
सरकार बदलती है, हाकम बदलता, हुक्म नहीं बदलता, ये पुरानी कहावत थी। क्यों बदला इसको? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी झुंझुनू में, गायब। वीसी बेचारे बैठे थे, नौकरी छुड़ा के लाए हम लोग को एनआईटी पटियाला से, कोई पता नहीं। राजीव गांधी सेवा केंद्र का कल बहस हो चुकी, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता, मैं अपनी बात कह चुका हूं। छिंदी बस स्टैंड शानदार बन रहा था, उसको बंद कर दिया। अरे अल्पसंख्यक विकास कोष 200 करोड़ रुपए, आंगनवाड़ी कल्याण कोष 100 करोड़ रुपए, देखभाल योजना 300 करोड़ रुपए, एससी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए एससी के लिए, ईबीसी के लिए 200 करोड़ रुपए, घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लिए 50 करोड़ रुपए हमने प्रोविजन किया। बजट में पास हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष में पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने ऐसा काम क्यों किया, इनको बंद क्यों किया? कोई कारण तो बताते उस वक्त में, कोई कारण नहीं बताए गए। तो इसलिए मैंने कहा सरकारें बदलती है, उसके साथ में कम से कम ये भावना सबकी होनी चाहिए, हम सबकी, कि रार बदले पर कम से कम अच्छे काम नहीं बदले, काम रुके नहीं, तो आपने वो रोक चुके थे। हमने सरकार बनते ही माननीय अध्यक्ष महोदय जो घोषणा की है वो मैं आप रिपीट नहीं करना चाहता, चाहे वो हमने पेंशन की राशि बढ़ाई हो। अभी आपने एक सवाल उठाया, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपने अनपढ़ लोग थे जिनका आपने कानून बनाया था पंचायत और नगर पालिकाओं में, और हमने उसको रद्द कर दिया। आप मुझे बताइए, एमएलए एमपी अनपढ़ बन सकता है, जो विधानसभा में और लोकसभा में बैठ के कानून बनाते हैं वो अनपढ़ बन सकता है, और गांव के जो लोग कॉमन सेंस के लोग होते हैं, अरे इस देश में कॉमन सेंस ने सब कुछ कर दिया। जब इंदिरा जी चुनाव हारी थी, कानों कान खबर नहीं लगी लोगों को, और एकदम पूरा नॉर्थ इंडिया में साफ हो गए हम लोग। ये कॉमन सेंस, रॉबस्ट कॉमन सेंस है जनता का। इंदिरा गांधी के वहां पर आंधी चली थी, आप लोगों की जो खबर नहीं लगी, और हम लोग एमपी बने चले गए, देश के अंदर भारी बहुमत से कामयाब हुई। ये देश की जनता अनपढ़ हो सकती है, रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका है, आपने उस पर शक क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं। आपका मतलब आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी पार्टी को कह रहा हूं। क्यों किया? क्यों उनको हटा दिया आपने? कि नहीं, आप कहते हैं अगले 10 साल के बाद में अगर अनपढ़ रहेगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आती बात कि भाई आप ये चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे बाद में सरपंच बने। जो अविलंब करके आपने जो लोग सक्षम थे, बन सकते थे, उन पर रोक लगा दिया आपने, कोई कारण नहीं था। फिर मुकदमेबाजी, भेदभाव किया उसके ऊपर भी, गलत सर्टिफिकेट दिया, किस पे मुकदमा होगा किस पे नहीं होगा, ये लंबी कहानी है। हमने सीधे चुनाव करने फैसला किया, वापिस पुणे। आपने क्यों बदला उसको, समझ नहीं आता। हमने 5 साल तक किसी की तरह नहीं बनाएंगे, ये फैसला किया है। 1 लाख विद्युत कनेक्शन देने का फैसला किया है। बजरी का मैंने आपको कहा, मैं चाहूंगा सबका सहयोग मिले कि ये बजरी का माफिया बहुत बड़ा माफिया रहा, जिसने पूरा बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर सरकार की मिली भगत से जो खेल चला 5 साल, 3 साल, 4, 2 साल, कोई सोच नहीं सकता कितना पैसा नीचे ऊपर तक पहुंचा, कोई उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। तो हम आपको निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी सरकार जब से बनी है तब से हमारा प्रयास है कि हम गुड गवर्नेंस कैसे दें आप पूरे देश को, पूरे राजस्थान को, ये हमारा प्रयास है। और मैंने सरकार बनते ही बात कही थी कि मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया है, आधार बना के हम शासन करना चाहते हैं। हम चाहेंगे आपका सहयोग हमें मिले, और सबका साथ सबका विकास का नारा आपका तो रहेगा अधूरा, वरना आज स्थिति ये नहीं होती देश में जो स्थिति बनी है। आज देश में घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, देश में आज अविश्वास का माहौल है, हिंसा का माहौल है। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि देश में प्यार से, सद्भाव से राजनीति हो। हम चाहते हैं कि हमारी आपस में कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर हमारी लड़ाई है तो नीतियों की है, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों से बात करना चाहते हैं हम लोग। हम आपसे भी अपील करते हैं कि व्यक्ति से कोई बात दिमाग में मत रखें। जो बेहरीन शेखाव साहब का जमाना था उसका आप याद करे थे, कटारिया साहब, वही जमाना वापस लाएं आप लोग। हम भी कोशिश करेंगे, कम से कम बातचीत तो हो। बातचीत बंद हो गई जब से नई सरकार का प्रादुर्भाव हुआ 2003 के अंदर, बातचीत बंद। कटारिया साहब की स्थिति ऐसी बन गई, कहीं बात कर ली अशोक गहलोत से, पता नहीं मेरा खुद का क्या हो जाएगा।
अरे कमाल है, ये अस्पताल में भर्ती थे वहां अहमदाबाद के अंदर, मैं वहां कैंपेन लगा हुआ था, तो मुझे मालूम पड़ा हमारा गृह मंत्री जी के पाँव में तकलीफ है, घुटने रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, तो मैं जाके मिल लूं उनसे। मैंने करवाया, इनके वहां पर नहीं आने जरूरत नहीं, मैं ठीक हो गया हूं। अरे भाई ऐसा क्या हो गया, वसुंधरा जी कोई खा जाएगी क्या? वसुंधरा जी है तो इंसान ही है, वो भी तो। भगवान के लिए सच बोला करो। बोला करो। पानी पी लूं? ये दो मुख और भी आए थे, कंडी काटना बड़ा आसान था। ये हमारे पड़ोसी है राजेंद्र राठौड़ जी, पूछो कभी पड़ोसी की धर्म निभाया? हाँ, मुझे डिस्टर्ब जरूर किया। अध्यक्ष महोदय, रात को अपने बर्थडे मना रहे हैं, फिल्मी गाने गा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद ही गा रहे हैं। बताइए आप। अरे भाई 10 बजे के बाद माइक बंद हो जाता है, एक मंत्री खुद ही 10 बजे के बाद माइक चला रहा है, खुद गाने गा रहा है। बताइए कोई कार्रवाई हुई आपके खिलाफ में? क्योंकि गवर्नमेंट आपकी थी। तो ध्यान रखते हो, मेरा गाना कैसे लगा आप ये बताओ जरा। उस पर 2 शब्द कह डालो मुख्यमंत्री जी, 2 शब्द। अब मुख्यमंत्री को याद रहते नहीं है, पर आप कोई ताक झांक क्यों, ये शिकायत है मेरी। आप देखिए, मुझे मुखड़े याद रहते नहीं भैया, वो चांद का मुखड़ा कोई था तुम्हारा, घूंघट का चांद भी है और बदली का चांद भी है। अब बदली का चांद कौन सा होता है और घूंघट का चांद कौन सा होता है आप जानते हो, मुझे पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरी बीबी का नाम चांद है, ये इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने मेरे बीबी का नाम लेकर जो टिप्पणी की है, रिकॉर्ड से हटवाओ उसको। आपने जानकारी दी, सबको सूचित किया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर चाहूंगा कि कुछ मैनिफेस्टो मैंने वादे किए थे, वो भी मैं आपको बताऊं कि हम कैसे पूरा करना चाहते हैं उनको। एक तो बीपीएल की बात हमने कही थी, बीपीएल के और स्टेट बीपीएल के लोगों को हम लोग जो करीब 1 करोड़ 53 लाख है, उनको हम लोग 2 रुपए के बजाय 1 रुपए किलो गेहूं देंगे, वादा किया था। क्योंकि मैं घोषणा करता हूँ, इस वादे को हम निभाएंगे, जल्दी पूरा करेंगे। एक हमने कहा लघु और सीमांत श्रेणी के जो वृद्ध किसान हैं, जो पेंशन योजना में नहीं आए हैं, उनको हम पेंशन देंगे, उनको सम्मिलित करेंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। पांच 5,000 के बूथ खोले जाएंगे, राजस्थान नौजवानों को रोजगार मिलेगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। और 2 रुपए प्रति लीटर जो हमने स्कीम लागू की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस स्कीम को बंद कर दिया। आते ही मैं घोषणा करता हूं, पुनः हम 2 रुपए प्रति लीटर दूध का बोनस देंगे किसानों को। मूंग खरीद के बारे में आपने मांग करी, तमाम पक्षों ने मांग करी, आपने मांग करी थी, तो हमने कहा कि 8 ये केंद्र सरकार की, आपको मालूम है केंद्र सरकार इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है, उसके बाद में एमएसपी पे कोई भी खरीद होती है, सबको मालूम है। केंद्र सरकार ने 8 फरवरी तक का समय दिया था हमें। 8 फरवरी तक जो लोग आगे थे और जिनकी तुलई नहीं हुई थी, वो लोग आज काफी तकलीफ के अंदर है। तो हमने तय किया कि जो लोग 8 तारीख को आगे थे, जिनकी पर्ची कट गई थी परंतु वो रिकॉर्ड में नहीं आए थे, उन सबको शामिल करके उनको भी हम उनकी मूंग खरीद करेंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। और मैं ये भी निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि हमने प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री पत्र लिखा है, जो उन्होंने वादा किया था लिखित के अंदर, और पार्लियामेंट में भी कहा था कि एमएसपी के नीचे अगर मार्केट में खरीद चल रही हो तो आप लगातार खरीद जारी रखें 40% तक। अब वो उस पर आनाकानी कर रहे हैं, तो मैंने पत्र भेजा है, आज भी भेजा है, परसों भेजा था, कि आप छूट दें, कि अगर आप छूट देंगे तो हम चाहेंगे और ज्यादा मूंग की खरीद हम कर सकें और तो वो छूट दे सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। हम चाहेंगे आप भी हमें सहयोग करें
आप भी कम से कम वहाँ पे मैसेज करें। हमने पत्र लिखे हैं, उन्होंने लिखित में हमें कहा था आप जारी रखेंगे, और जो लोकसभा में जो उत्तर दिया गया था तब भी उस उत्तर में हमारे पास उत्तर है, ये कहा गया था। तो मैं आपसे अपील करूंगा आप उसमें हमें सहयोग करें। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो ऋण माफी की बात की, जिस मुद्दों का आपने बड़े जोर शोर से उठाया भी था, और आप सबको मालूम है कि हमारी खुद की मंशा है कि ये ऋण माफी का काम किस प्रकार से हम पूरा कर सकें। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि एक तरफ तो हम लोग इसमें जो आपने शुरुआत करी थी 50,000 से, 50,000 से शुरुआत करी थी, और बाद में वो आगे बढ़ा नहीं मामला, क्योंकि वो लघु और सीमांत किसान तक की बात थी, 50,000 तक की बात थी। हमने तय किया कि सीसी बैंक के जितने कर्जे हैं, चाहे लघु सीमांत है या चाहे अन्य हैं, उन सबके कर्जे माफ किए जाएं, ये हमने घोषणा की। वो प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, पर मैं फ्लोर पे घोषणा करता हूं, उन सबके कर्जे माफ होंगे। आपने लघु और सीमांत लगा दी, अनुपातिक तरीके से आपने उनको धनराशि दी थी, जो लघु सीमांत किसान नहीं उनको भी दी थी आपने बाद में, या आपने उनके लिए वादा किया था, घोषणा की थी। आपने 2,000 करोड़ रुपए लेके आप रह गए थे, 6,000 करोड़ का भार हमारे ऊपर है, हम उसको वहन करेंगे, और उन तमाम सीसी बैंक के जो कर्जदार है उन सबको हम लोग लोन देने का फैसला किया हमने। इसके अलावा जो बैंक हैं, सीसी बैंक हैं, इनके लाइसेंस रद्द होने की जोखिम बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो पैसा जमा करवाते हैं उसमें वो पैसा जमा करने की स्थिति में रहे नहीं, क्योंकि कर्जा माफ हो गया। आपके आदेश से कर्जा माफ उन्होंने कर दिया, 6,000 करोड़ गवर्नमेंट उनको चुका नहीं पाई, उनके कर्जे माफ हो गए, तो उनको जो पैसा भरना पड़ता है भर नहीं पाए थे। हमने तय किया पिछली सरकार जो 2,000 करोड़ का बजट दी है, वित्तीय प्रावधान कर किसान हितों की उपेक्षापूर्ण नीति का परिचय देकर अपनी देवताओं का भार वर्तमान सरकार पर डाल दिया है। ऋण माफी की पूर्ण राशि उपलब्ध नहीं कराने के कारण सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। बैंक कृषक सदस्यों को ऋण वितरण नहीं कर पा रही है, आगे वापस को लोन मिल नहीं रहा है, बैंकों के लाइसेंस के निरस्तीकरण का जोखिम बना हुआ है। साथ में ही CRAR कैपिटल टू रिस्क वेजेट एसेट रेशियो के निर्धारित स्तर की पालना विफल हो रही है, जिसकी पूर्ति हेतु अब हमारी सरकार सहकारी बैंकों को 340 करोड़ रुपए की हिस्सा राशि और 78.51 करोड़ रुपए की ग्रांटिंग एड उपलब्ध करवा रही है, ताकि बैंकों के लाइसेंस बरकरार रहे तथा आगामी वर्षों में कृषक बंधुओं को अल्पकालीन फसली ऋण समय पर उपलब्ध होता रहे। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि हमने करने जा रहे हैं हम लोग। भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक जो अवधि पार जो कृषक है, लघु सीमांत, उनके भी समस्त ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं, जो भूमि विकास सीसी बैंक है। इसके कारण 80,000 हेक्टेयर 4 लाख बीघा कृषि भूमि जो गिरवी रखी हुई है वो मुक्त हो सकेगी। नेशनल बैंक, शेड्यूल बैंक और RRB ग्रामीण बैंक जो NPA का मैंने घोषणा कर रखी थी पहले कि जो डिफॉल्टर हैं उनके बारे में हमने घोषणा की थी कि इनको 2 लाख तक के कर्जे माफ होंगे। उसको लेकर के हमने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है। जिस प्रकार से उद्यमियों के, व्यापारियों के वन टाइम सेटलमेंट करते हैं OTS, उस रूप में OTS के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे उनसे, जिससे कि किसानों का भी 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सके। प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र लिखा है कि आप खुद आगे आकर के कर्जे माफ करें पूरे देश के अंदर, हम उसका इंतजार भी कर रहे हैं। पर मैं ये वादा करता हूं अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तब भी हमारी सरकार पूरे कर्जे माफ करेगी, ये मैं निवेदन करता हूं।
एक और निवेदन मेरा माननीय सदस्यों से है। हाउस के माननीय सदस्यों ने एक बात उठाई कि जो लोग गुड बरोबर है, जो समय पर चुकारा करते हैं, उनको कुछ नहीं मिला है, और जो डिफॉल्टर है एनपीए का हो गया उन्हीं को मिल रहा है। ये एक पॉपुलर डिमांड है सब लोगों की, और कई जगह से और भी डिमांड आई थी। उसके लिए हमने तय किया है कि स्पेशल पैकेज बने सर्वभावी किसानों के लिए, और उसके लिए मैं आपसे सबमिशन करना चाहूँगा कि कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब इत्यादि राज्यों में जो गुड बॉरोवर है, टाइम पे चुकाते हैं, उनके लिए उन्होंने स्कीम बनाई है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं, इन तमाम राज्यों की स्टडी करके इन सबसे अच्छी योजना, स्पेशल स्कीम हम बनाएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि किसानों को भला हो सके। जो लोग आत्महत्या हुई है राजस्थान में, जिनकी आत्महत्या हुई है, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूछा जाएगा, उनसे रिकमेंडेशन लेकर के उनके जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएंगे। वो माफ करना हमारा धर्म बनता, फर्ज बनता है। इस प्रकार से हमने तय किया है। एक पॉइंट नेता प्रतिपक्ष महोदय ने उठाया था कि 10% आरक्षण वाला मामला, शायद आपकी जानकारी में होगा, पूरे देश के माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो मालूम है कि आप कैबिनेट में उस वक्त मंत्री थे, और आपकी प्रेजेंस में ही हम लोगों ने तय किया था 2002 के अंदर कि 14% आरक्षण मिले ईबीसी को। देश में पहला राज्य राजस्थान था 2002 के अंदर, जिसे हमने प्रस्ताव पास किया। तत्कालीन गवर्नमेंट एनडीए की थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि वे इसको संविधान संशोधन करवाए। उस वक्त में ये काम आगे नहीं बढ़ पाया था। एक क्वेश्चन लगा था ना, मिस्टर अमर सिंह ने क्वेश्चन लगाया था राज्यसभा के अंदर, उसके जवाब में मंत्री जी ने भी कहा था कि हम इसको दिखा रहे हैं। द गवर्नमेंट प्रपोज टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन टू स्टडी एंड क्वेश्चन था वेदर गवर्नमेंट अटेंशन हैज बीन ड्रॉन टू द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये उस जमाने की बात है। To extend 14% reservation to the economically backward classes. If so, government's reactions there too, and by when a decision is likely to be taken up in this regard. ये मिस्टर अमर सिंह जी का क्वेश्चन था, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन राजस्थान। उसके जवाब के अंदर मंत्री जी ने जो दिया, यस सर, द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन टू स्टडी एंड रिकमेंड रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नॉट कवर्ड बाय द प्रेजेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। कहने का मतलब उस वक्त से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे खुशी है कि अभी ये पार्लियामेंट के अंदर संविधान संशोधन हुआ है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा, हम अति शीघ्र इस फैसले करना जा रहे हैं। 10% आरक्षण का लागू राजस्थान में करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और लंबी बात नहीं कहना चाहता, सदन का समय काफी हुआ है, और मुझे खुशी है कि माननीय विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी कृपा की कि सबने मुझे शांति से सुना, मेरी बात का उन्होंने, मैं समझता हूँ, गौर किया होगा। उम्मीद करके चलता हूँ और आगे भी गौर करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा राजस्थान का विकास, राजस्थान में गुड गवर्नेंस हमारा बड़ा एजेंडा है। उसमें पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था की स्थिति मैं आंकड़े देता रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कि आपने क्या कहा, मैं क्या कहना चाहता हूं, परंतु आंकड़े होते हैं। आपने खुद ने कहा, प्लीज बैठे, प्लीज नहीं बैठे, प्लीज प्लीज नीचे बैठे, नीचे बैठे, मान सके नीचे बैठे, नीचे बैठे, प्लीज प्लीज नीचे बैठे, मान नहीं सकता है, संकेत नहीं होगा, गलत फल पानी डाले। मैं इतना आश्वासन देता हूं कि जो हमारी समस्याएं होती जनता की, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि राज बदलने के साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय कोई स्कीम रुकनी नहीं चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि हमने जब सरकार हमारी बनी है 1998 के अंदर,
2008 के अंदर और अभी बनी तीसरी बार। पहले 2 बार भी हमने कोई आपकी सरकारी योजना को रोका नहीं था। अभी मैं आश्वासन देता हूं कि जो योजना जनहित की होगी कोई योजना रोकी नहीं जाएगी। और मैं चाहूंगा कि जो योजनाएं हमारे जो अभी मैंने आपको दिलाई है रिफाइनरी लगा करके मेट्रो तक की, उसमें आप हमारा सहयोग करें केंद्र के अंदर, क्योंकि सरकार आपकी वहां पर है। कहाँ अटकी है, क्यों अटकी हुई है, कैसे पूरी हो सकती है, इसमें हम चाहेंगे पक्ष विपक्ष का सबका सहयोग मिले। यही बात कहता हूं मैं माननीय तमाम सदस्यों को धन्यवाद दूंगा। और जो हमारे महेंद्र सिंह मालवीय जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं विनती करूंगा कि उस प्रस्ताव को सदन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करे। धन्यवाद। समाप्त हुआ। प्रश्न यह है कि अभिनेश महर्षि सदस्य विधानसभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि श्री राजेंद्र राठौर सदस्य विधानसभा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो संशोधन स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहे, पक्ष में वो ना कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे। ना पक्ष जीता, संशोधन अस्वीकार किया गया। प्रश्न यह है कि महेंद्र जीत सिंह मालवीय सदस्य विधानसभा द्वारा राज्यपाल महोदय को अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। पक्ष जीता, स्वीकार किया गया। सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति का प्रतिनिधित्व प्रस्थान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय सहमति प्रकट करता है। हमारे मांगने पर भी डिवीजन नहीं दिया, हम वॉकआउट करते हैं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 जनवरी 2019 को मध्याह्न पश्चात 2 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2019 को सदन में लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए। सोमवार 11 फरवरी 2019 नंबर 1 राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 एवं 2 राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो बहस हुई उसका जवाब दिया और साथ ही सरकार आने वाले समय में क्या क्या प्लान कर रही है, क्या क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में उन्होंने बताया है। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधा, खासकर भाजपा शासनकाल में होने वाली जन सुनवाई को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दफ्तर में बैठकर जन सुनवाई होती है क्या, और प्रदेश के जो भी हालात थे वो सबके सामने हैं। बजरी माफिया का प्रभाव बढ़ा, शराब की कीमतें मनमानी की गईं, और प्रदेश में स्वाइन फ्लू जिस तरह से कहर बरपा रहा है उसे लेकर बार बार भाजपा की तरफ से ये मामला सदन में उठाया गया और उसकी गूंज काफ़ी सुनाई दी। इस पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लापरवाह तो पिछली सरकार थी, जिसकी वजह से एक विधायक की भी जान गई। मुफ्त दवा योजना, जो कि महत्वाकांक्षी योजना रही थी कांग्रेस शासनकाल की, उसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में भामाशाह योजना की आड़ लेकर मुफ्त दवा योजना को कमजोर किया गया। साथ ही विपक्ष ने जो आरोप लगाए उन्हें मुख्यमंत्री ने बेबुनियाद बताया, और जो बार बार बीजेपी कहती है कि 50 सालों में आखिर कांग्रेस ने क्या किया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 50 साल में लोकतंत्र को देश में बनाए रखा। और विधानसभा की कार्रवाई 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है।